मॉर्निंग सबको राम राम। चलो स्टार्ट करते हैं अपने अपना कैपिटल गेन का काम। लास्ट क्लास हम लोग वैरायटीज पे थे। अगली वैरायटी का नाम है एडवांस मनी फॉरफिटेड। यदि आपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन लिए, किसी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपने कोई एडवांस मनी रिसीव किया, बाद में किसी भी कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट मटेरियलाइज नहीं हो पाया, तो ये जो एडवांस मनी that shall be treated as your income from other sources। और इस एडवांस मनी फॉरफिटेड का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। यदि अभी मिला, इन दिनों में मिला, 1/4/14 के बाद में मिला, तब तो ये एडवांस मनी फॉरफिटेड पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाएगा। लेकिन यदि एडवांस मनी फॉरफिटेड आपको 1/4/14 के पहले का मिला हुआ है, तो फिर ये आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस होगा। इससे माइनस होगा, COA से माइनस होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। अगले टॉपिक में आइए। टॉपिक का नाम है फॉरफीचर ऑफ शेयर। यदि कोई कंपनी आपके शेयर फॉरफीट कर लेती है, तो फॉरफीचर इज द क्लियर एग्जांपल ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट एंड ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, बार्टर, relinquishment एंड extinguishment। So since transfer includes extinguishment, therefore forfeiture of shares shall also be treated as transfer and hence liable to capital gain। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर के समय आपको अच्छे से पता है कंपनी कोई पैसे तो देती नहीं है, तो आपके शेयर होल्डर के हाथ में सेल कंसिडरेशन शैल बी निल एंड COA शैल बी जितना भी एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी एप्लीकेंट ने दे रखा है, दैट शैल बी ट्रीटेड एज व्हाट? दैट शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल कंसिडरेशन निल और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे इंडेक्स वर्ड बाई मिस्टेक आया, इंडेक्स वर्ड हो गया नहीं क्योंकि अब तो इंडेक्सेशन मिलता ही नहीं ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितना भी अभी तक आपने पैसा दिया वो, एंड दिस विल बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इज वेरी वाइटल। यदि कंपनी आपके शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है, मतलब 10 रुपए का शेयर है, उसमें से 2 रुपया पे कर रही है और 8 रुपया अभी भी रिटेन कर रही है, तो जो पहले शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच था, वो शेयर कैपिटल ऑफ 8 ईच होने वाला है। हर दो रुपए के लिए कंपनी आपको 5 रुपए दे रही है, बिकॉज कंपनी के पास बहुत ज्यादा रिजर्व है। तो व्हाट शैल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दिस? तो लॉ बोलता है, कि जितना भी आपको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में पैसा मिलता है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व, वो डिविडेंड माना जाएगा, और बाद बाकी पैसा यहाँ पे सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये पहले डिविडेंड माना जाएगा, एंड द रिमेनिंग शैल बी ट्रीटेड एज COA, सॉरी, रिमेनिंग शैल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन। और COA एज यूजुअल एग्जाम में ज्यादा पूछता तो नहीं है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज आल्सो अ ट्रांसफर, और इसलिए इसका भी कैपिटल गेन निकलेगा एकदम नॉर्मल, जितने में रिडीम हुआ दैट इज सेल कंसिडरेशन, और जो आपका COA है दैट इज द COA एंड द रिमेनिंग शैल बी कैपिटल गेन। सेक्शन 50C लैंड एंड बिल्डिंग के केस में नोशनल सेल कंसिडरेशन का प्रोविजन। यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो, तो हमारे यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया जाता है सेल कंसिडरेशन। लिटरली सेल कंसिडरेशन होता है एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर। तो ये जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन को हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं, ये बेसिकली तभी होता है जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 10% से ज्यादा है। When the stamp duty value is more than actual sale consideration by 10%। पहली बात ले। दूसरी बात,
यदि एक्चुअल सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से 10% की रेंज के अंदर ही है, देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी applicable to all assessee. Nature of capital asset being an immovable property. Sale consideration shall be higher of the following: actual sale consideration or stamp duty value, whichever is higher. लेकिन stamp duty value, if the stamp duty value does not exceed 110% of the sale consideration, then the stamp duty value shall be ignored. Where date of agreement and date of registration are not same, ये बहुत खास है. ये तो आपको पता ही था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, ये तो आपको पता ही था कि 110% के अंदर लेते हैं, लेकिन ये बात पता है, लेकिन ध्यान से चूक जाती कई बार कि यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है और दो डेट है, मतलब एक है आपको जब एडवांस मनी मिला था और दूसरा जब आपको प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई थी. आपके पास दो डेट है, एक सेल एग्रीमेंट की डेट और एक स्टैम्प ड्यूटी और एक सेल डीड की डेट. एक एग्रीमेंट टू सेल की डेट, इस दिन आपने एग्रीमेंट टू सेल साइन किया था. एक सेल डीड की डेट, इस दिन आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई थी. तो इन दोनों में से कौन से दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है? तो लॉ बोलता है ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ था उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है, और प्रोवाइडेड इस दिन आपको कुछ भी पेमेंट चेक या बैंकिंग मोड से मिला. यदि आपको इस दिन थोड़ा भी पैसा बैंकिंग मोड से मिला है, मे बी अकाउंट पे चेक, मे बी अकाउंट पे ड्राफ्ट, मे बी एनईएफटी, मे बी आरटीजीएस, कुछ भी पैसा यदि आपको अकाउंट पे चेक मतलब बैंकिंग मोड से मिला है, तो फिर हम इसी दिन को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करें. और इस दिन आपको कुछ भी बैंकिंग मोड से नहीं मिला, जो मिला कैश में मिला, तो भैया फिर एग्रीमेंट टू सेल को इग्नोर करेंगे और सेल डीड की डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करेंगे. याद रहेगा. रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, ये क्या बला है भैया? देखो कई बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना ज्यादती कर देती है. हमारे बंगाल में तो कई बार ऐसा देखा गया, ज्यादती कर दी रही. जैसे अभी हमारे कुछ एरिया में प्रॉपर्टी बिक रही है 5-6 हजार रुपया स्क्वायर फीट, थोड़ा सा पीछे जाने पे, शहर से थोड़ा काफी दूर, शहर से 15 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो प्रॉपर्टी 5 हजार रुपया स्क्वायर फीट में बिक रही है. हाँ, वहाँ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 8 हजार. तो कई बार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है. यदि आपको लगता है कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अनजस्टिफाइड है, तो फिर आप असेसिंग ऑफिसर को बोल सकते हो कि ये हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराया जाए, और जो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा वही वैल्यू हम लोग फाइनल मानेंगे. हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कराई जाए और जो वैल्यूएशन ऑफिसर बोलेगा वही हम फाइनल मानेंगे. इन दैट केस वैल्यूएशन ऑफिसर जो बोलेगा वो फाइनल होगा, लेकिन वैल्यूएशन ऑफिसर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नहीं बोल सकता और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से कम वैल्यू नहीं बोल सकता. अगला टॉपिक आ गया इंश्योरेंस क्लेम ऑन डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट. यदि आपकी कैपिटल एसेट डैमेज होती है, डिस्ट्रॉय होती है, और उसके बदले में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, तो व्हाट शैल बी द ट्रीटमेंट? लॉ बोलता है कि पहली बात, सारी इंश्योरेंस क्लेम आर नॉट लायबल टू कैपिटल. ओनली इंश्योरेंस क्लेम फॉर स्पेसिफाइड डैमेज इज लायबल टू कैपिटल. Only insurance claim for specified damage are liable to capital. Now, what is specified damage? Specified damage are कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाए, लाइक फ्लड, लाइक साइक्लोन, लाइक अर्थक्वेक, या फिर कोई सिविल डिस्टरबेंस हो, राइट हो, या कोई एक्सीडेंटल फायर हो, या एक्सप्लोजन हो, या फिर कोई एनिमी एक्शन हो. तो अभी जो दिल्ली में जो अटैक हुआ,
वो भैया एनिमी एक्शन बोल सकते हो, एक्सप्लोजन बोल सकते हो, इन सब में जो डैमेज हुआ दैट शैल बी ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड डैमेज एंड दैट शैल बी एलिजिबल फॉर कैपिटल गेन कंप्यूटेशन। यदि इन चार को छोड़ के, कौन कौन से चार? वॉर, रायट, नेचुरल कैलामिटी एंड सिविल डिस्टर्बेंस, इन चार केसेस में इन चार को छोड़ के और कोई डैमेज हो तो उन पे जो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, दैट शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। तो चार तरह के स्पेसिफाइड डैमेजेस फेच कैपिटल गेन और रेस्ट ऑफ द डैमेजेस कॉल्ड कैपिटल रिसीट, नॉन टैक्स। यदि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एक्सीडेंटल फायर एक्सेट्रा में डैमेज हुई है तो फिर उसका आईसीओ निकालते समय सीओ लेंगे ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। जिस ईयर में डिस्ट्रक्शन हुआ, जिस ईयर में एक्सीडेंट हुआ वो ऊपर आएगा और नीचे आएगा इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। यानी इंडेक्सेशन मिलेगा ओनली टिल द ईयर ऑफ एक्सीडेंट। सपोज 24-25 में एक्सीडेंट हुआ और 25-26 में कॉम्पेंसेशन मिला, तो टैक्सेबल तो होगा जिस ईयर में कॉम्पेंसेशन मिला। इट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द एक्चुअल कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड। लेकिन इसका इंडेक्स निकालते समय इंडेक्स ऊपर आएगा टिल द ईयर ऑफ एक्सीडेंट, यानी ऊपर आएगा 24-25, नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन। शेयर अलॉटेड टू द लैंड ओनर इन अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या है कि आप अपनी प्रॉपर्टी, क्या आप तो अपनी प्रॉपर्टी के ओनर हो, आप अपनी लैंड के ओनर हो, तो आपने लैंड पे जॉइंट डेवलपमेंट राइट दिया है मिस्टर प्रमोटर को। अब मिस्टर प्रमोटर इसमें बिल्डिंग खड़ी करेगा, प्रमोटर इसमें बिल्डिंग खड़ी करेगा। तो लॉ बोलता है कि ऐसे में ये जो बंदा है जो इस लैंड का ओनर है उसने आपको एक प्रिविलेज दिया है दैट इज कॉल्ड जॉइंट डेवलपमेंट राइट। और जॉइंट डेवलपमेंट राइट में हम लोग कैपिटल गेन कौन से तारीख को निकालेंगे? तो देखो भैया, जॉइंट डेवलपमेंट राइट में नॉर्मली लैंड ओनर को क्या मिलता है? कुछ 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ नहीं मिलते, उसको मिलता है ये प्रॉपर्टीज में फ्लैट। तो यदि लैंड ओनर को जॉइंट डेवलपमेंट राइट में सेल कंसिडरेशन के नाम पे कुछ फ्लैट अलॉट हुए तो फिर इट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता फ्लैट कहां से मिला? फ्लैट तो तभी मिलेगा ना जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा। तो लॉ बोलता है जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता जेडीए को टैक्स नहीं करना, जेडीए तो टैक्स करेंगे जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया और उस समय आपका जो वैल्यू ऑफ फ्लैट है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ फ्लैट है, वो माना जाएगा आपका सेल कंसिडरेशन। प्लस यदि आपको कुछ कैश में मिल गया तो वो भी। तो सपोज आपको 4 फ्लैट और 4 लाख रुपए मिले हैं, तो 4 लाख की फ्लैट की मार्केट वैल्यू लेंगे, 4 लाख, 4 फ्लैट की आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे एज ऑन द डेट व्हेन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, प्लस जितना आपको कैश मिला वो ऐड करेंगे, दैट शैल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन। जो 2 मिनट का टाइम दो।
Joint development. Joint development right will be taxable in the year in which the completion certificate is obtained. But to be noted, यदि joint development right के केस में completion certificate के पहले ही आपने अपना share of flat किसी third party को बेच दिया, in that case it shall be taxable usually. It shall be taxable usually. मतलब जिस दिन जो ट्रांसफर हुआ था उस ईयर में वो taxable होगा. ये बहुत वाइटल है, एग्जाम में आ गया तो ये नॉलेज बहुत काम आएगा, कॉमन सेंस से हैंडल नहीं होगा. आओ आगे बढ़े. कैपिटल गेन ऑन कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. यदि कैपिटल एसेट को आप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो तो हमारे इनकम टैक्स लॉ के अनुसार ये एक तरह का ट्रांसफर है, और इस ट्रांसफर को हम लोग टैक्स करते हैं इन द ईयर विच द एक्चुअल सेल टेक प्लेस. यानी आज हम इसको ट्रांसफर मान रहे हैं लेकिन आज इसको हम लोग टैक्स नहीं कर रहे. इट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच एक्चुअल सेल टेक प्लेस. तो फिर आज कुछ नहीं, जैसे आज आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया, सॉरी स्टॉक को कैपिटल एसेट में नहीं, कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया तो आज कुछ भी नहीं होगा, आज बस ट्रांसफर है. लेकिन टैक्सेबल तो उस ईयर में होगा जिस ईयर में वो से स्टॉक एक्चुअली बिकेगा. सेल कंसिडरेशन लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट सो कन्वर्टेड एंड रिमेनिंग एज यूजुअल. किसी को कोई डाउट लग रहा है क्या? बोलते जाना चाहिए सर ये क्लियर चल रहा है हमारा या ये क्लियर नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा तुम्हारी कोऑपरेशन यहाँ पे चाहिए. आओ आगे बढ़े. कैपिटल गेन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट. भाई ये थोड़ा खास है, एकदम ध्यान रखिएगा कि डेप्रिशिएबल एसेट का कैलकुलेशन एकदम अलग तरीके से होता है. लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिशिएबल एसेट शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल. डेप्रिशिएबल एसेट शैल ऑलवेज फेच शॉर्ट टर्म कैपिटल. इसलिए इसका कैपिटल गेन निकालते समय सेल कंसिडरेशन एज यूजुअल, रिटन डाउन वैल्यू को ही हम लोग सीओए मानेंगे एंड बस नॉर्मल जैसे ब्लॉक में करते वैसे. ब्लॉक में माइनस करने के बाद भी यदि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है ब्लॉक की वैल्यू, देन ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अरेंजेज. या फिर ब्लॉक की जितनी एसेट थी सभी की सभी सेल हो गई, देन ओनली कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है, उसमें कैपिटल लॉस आएगा. तो फाइनली जो भी आएगा, जो भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आएगा, दैट शैल बी treated as short term capital gain. That shall be treated as short term capital gain. Okay. आगे बढ़ जाते हैं. अगला टॉपिक है बोनस शेयर. यदि आपको बोनस में कोई शेयर मिलते हैं तो आपको पता है आपको फ्री में वो शेयर मिले हैं, इसलिए इसका सीओए लेंगे निल. लेकिन यदि वो बोनस शेयर 1401 के पहले का है तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401 और रिमेनिंग एज यूजुअल. बात तो इतनी सी और कुछ नहीं है. बोनस शेयर यदि 1401 के पहले का है तो उसका सीओए लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1401, और बोनस शेयर यदि 1401 के बाद का है तो उसका सीओए लेते हैं निल. आई होप आप यहाँ पे देख सकते हो निल. यदि कोई शेयर्स डीमैट फॉर्म में है तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा शेयर बिका, ऑलवेज अप्लाई फीफो टेक्निक. डीमैट में जो शेयर है उससे आइडेंटिफाई करना है कि भैया मेरा कौन सा शेयर बिका. जैसे मैंने टीसीएस के शेयर, टीसीएस नहीं बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम के शेयर्स अलग अलग स्लॉट में लिए थे. 300 शेयर, 200 शेयर, 200 शेयर, 300 शेयर, 100 शेयर, 400 शेयर, ऐसे अलग अलग लिए. सब मिलाकर अभी मेरे पास सपोज 2000 भारत पेट्रोलियम के शेयर है. अब यदि आज उस 2000 शेयर में दाम बहुत बढ़ गए तो मैंने उस शेयर में से 500 बेचने का सोच लिया, तो 500 कौन सा वाला बिका, तो लॉ बोलेगा फीफो मेथड से निकालिए, जो सबसे पहले लिए तो सबसे पहले बिकेगा. बात क्लियर? वेटेड एवरेज नहीं, फीफो मेथड. ओके.
कैपिटल गेन इन केस ऑफ राइट शेयर आपको फ्री में नहीं मिलते, वो आप कंपनी को पैसे देके खरीदते हो, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगा जितना आपने कंपनी को पैसे देके खरीदा है, यानी COA शैल बी इक्वल टू इश्यू प्राइस रिमेनिंग एज इट। मैं खाली वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये बात ध्यान देने लायक है। बात की जो बात नॉर्मल है वो क्यों बताऊँ? सेल कंसिडरेशन एज यूजुअल, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर एज यूजुअल, COA इशू प्राइस ऑफ शेयर, इतना क्या बताने की दरकार है? खाली वो बताइए जो काम की बात है। राइट एंटाइटलमेंट वो है कि जब आपको राइट अलॉटमेंट का लेटर आता है तो वो लेटर होता है निगोशिएबल। आप चाहो तो खुद शेयर खरीदो और नहीं तो किसी और को शेयर का राइट इंडोर्स कर दो। यदि आप वो शेयर खुद खरीदते तब तो आपके हाथ में आते राइट शेयर, और यदि वो शेयर आप खुद नहीं खरीदते, वो लेटर किसी को इंडोर्स कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। ट्रांसफर ऑफ राइट एंटाइटलमेंट के केस में आपको पता है सेल कंसिडरेशन तो लेंगे जितने में आपने बेचा वो, और उसका COA तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो राइट लेटर आपको कैसे मिला था? फ्री में मिला था, तो COA लेंगे नल। ठीक है, हाँ बोलते जाओगे तो मुझे शांति रहेगी, यहाँ पे इन्हें सब क्लियर है। किसने बोला क्या? अच्छा, स्वामी मैम ने बोला, नाइस। और बात ही बोल के चले जाओगे, मैं ध्यान नहीं दिया होगा। अभिनंदन दोस्तों की क्लियरनेस। डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, यदि फर्म का डिजोल्यूशन होता है, फर्म का डिजोल्यूशन, ओके, तो पार्टनरशिप फर्म में दो बातें होती है, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर या फिर रिटायरमेंट और डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर तो हमने ऐसे याद किया था, देखो हमें आपको याद होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर तो हमने याद किया था अमिताभ बच्चन, और डिजोल्यूशन तो हमने याद किया था दिया मिर्जा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो तो सेल कंसिडरेशन शैल बी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। यानी यदि कोई पार्टनर एडमिशन करता है या पार्टनर अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के नाम पे अपने घर की एसेट फर्म को दे देता है, यानी अपनी कैपिटल एसेट फर्म को दे दिया एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, तो सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे? क्योंकि आपने तो एसेट दिया, जब आपने एसेट दिया तो सेल कंसिडरेशन लेंगे बुक वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म, वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। लेकिन वही यदि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है और फर्म अपनी एसेट पार्टनर को दे रहा है, ये सब बातें तभी आएगी जब कैश नहीं देके एसेट दिया जा रहा है। यदि कैश ही दिया जा रहा है तब तो ये बातें आनी नहीं है, क्योंकि कैश दे रहा है तो बस ठीक है, मनी का लेन देन हो रहा है। एसेट देगा तब बात आएगी, अरे यार एसेट बिक गई, है ना? तो एसेट बिक जाए तो फिर क्या करे? यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में यदि फर्म अपनी एसेट पार्टनर को देगा तो फिर उस एसेट की मार्केट वैल्यू को हम लोग सेल कंसिडरेशन मानेंगे। ठीक है, यदि कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट होता है, यदि किसी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कंपलसरीली एक्वायर कर लेता है, तो पहली बात, इट शैल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन इज रिसीव्ड। सेल कंसिडरेशन मानेंगे द कॉम्पेंसेशन इन टोटल अवॉर्डेड, और COA COI एज यूजुअल। यदि वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हो सकता है इंडेक्सेशन बेनिफिट में जाना पड़े। यदि इंडेक्सेशन क्लेम करना है तो ऊपर आएगा ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट और नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय SSC। ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट, नीचे आएगा ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय SSC। बात क्लियर? ओके, इंप्रूवमेंट हुआ तो ईयर ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन, नीचे आएगा ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। कौन से ईयर में टैक्सेबल है? इट शैल बी टैक्सेबल व्हेन सच कॉम्पेंसेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड, जब इसका पहला इंस्टॉलमेंट मिला। सेल कंसिडरेशन द टोटल कॉम्पेंसेशन अवॉर्डेड। यदि आपको इनहेंस कॉम्पेंसेशन मिलता है तो इनहेंस कॉम्पेंसेशन मतलब आप कोर्ट के पास गए, गुहार लगाए, कोर्ट ने आपको कॉम्पेंसेशन एक्स्ट्रा दिलवा दिया। यदि आपको एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन मिलता है तो सेल कंसिडरेशन शैल बी द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, द इनहेंस कॉम्पेंसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड, यानी कैश बेसिस पे टैक्सेबल होता है।
लीगल एक्सपेंडिचर जितना आपका लगा हो तो पैसा निकलवाने में, वो सब माना जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर। और सीओए सीओआई लेंगे निल। और जब सीओए सीओआई निल है तो इंडेक्सेशन का तो रोल ही नहीं है, क्योंकि निल के ऊपर कितना भी इंडेक्सेशन लगाओ निल ही आना है। यदि आपको इनहेंस कॉम्पेंसेशन के साथ इंटरेस्ट भी मिले, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कॉम्पेंसेशन है दैट शैल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इस इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कॉम्पेंसेशन से आपको 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। सेक्शन 1037, यदि कंपलसरी एक्विजिशन इंडिविजुअल एचयूएफ का हो रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ का एक एग्रीकल्चरल लैंड का हो रहा है, यदि कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर करती है फ्रॉम एन इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज यूजिंग सच लैंड फॉर एटलीस्ट 2 years फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज, who himself or his parents or his family is using such land for agriculture purpose for 2 years at least. In that case, इस compulsory acquisition में जितना भी पैसा मिला compensation, that shall not be taxable under section 1037, वो पूरा का पूरा exempted होगा। ठीक है, applicable to individual HUF कंडीशन, आपकी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है जो कम से कम 2 साल से खेती बाड़ी में यूज हो रही है, सच लैंड इज कंपल्सरीली एक्वायर्ड, ट्रीटमेंट इसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, सब 1037 में एग्जम्प्टेड होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आ गया डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी के डिसोल्यूशन में 2 तरह के ट्रांसफर हो रहे हैं। पहला, कंपनी के यहाँ से एसेट दी जा रही है और शेयर होल्डर के यहाँ से शेयर दिए जा रहे हैं। लिटरली शेयर होल्डर अपने शेयर सरेंडर कर रहे हैं, बदले में कंपनी उन्हें कैश दे रही है या काइंड दे रही है। यदि कंपनी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय अपनी एसेट मेंबर को दे दे तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। कंपनी अपने लिक्विडेशन के समय अपनी एसेट मेंबर को दे दे तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज एग्जम्प्टेड ट्रांसफर। लेकिन कंपनी लिक्विडेशन के समय अपनी एसेट मार्केट में बेचे तो उसकी कैपिटल गेन निकलेगी एज यूजुअल, जितने में बेचा दैट इज सेल कंसिडरेशन, जितने में लिया दैट इज सीओए। तो सब कुछ एज यूजुअल। शेयर होल्डर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड का इम्पैक्ट आएगा, सेक्शन 222C अटैक करेगा। तो शेयर होल्डर के जब कैपिटल गेन निकालेंगे इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर जब कैपिटल गेन निकालेंगे तो सेल कंसिडरेशन लेंगे, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। जितना आपको कंपनी से पैसे मिले, कंपनी से आपको कैश मिला तो कैश, कंपनी से आपको काइंड मिला तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, उसमें से 222C का डिविडेंड माइनस करेंगे। व्हाट इज 222C का डिविडेंड? तो सेक्शन 222C कहता है कि कंपनी अपने लिक्विडेशन के समय अपने शेयर होल्डर को जो भी दे, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी दे, दैट शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो जितना डिविडेंड मान लिया जाएगा, तो जितना डिविडेंड मान लिया जाएगा वो तो डिविडेंड बोल के टैक्स होगा। तो सपोज कंपनी आपको डिसोल्यूशन के समय 50,000 रुपया दे रही है और उसमें से डिविडेंड मान लिया गया 20,000, तो 20,000 तो डिविडेंड बोल के टैक्स हो गया। रिमेनिंग 30,000 विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन विल बी द अमाउंट और वर्थ रिसीव फ्रॉम द कंपनी लेस 222C। सीओए एज यूजुअल, जितने में आपने खरीदा था, सीओआई एज यूजुअल, रिमेनिंग एज यूजुअल। आप यहाँ पे देख सकते हो सेल कंसिडरेशन शैल बी टोटल अमाउंट और मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड ऑन लिक्विडेशन लेस अमाउंट ऑफ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। ये डिफरेंस जो माना जाएगा सेल कंसिडरेशन। काफी कुछ एक्स्ट्रा भी है, वो हटाते हुए बोल रहा हूँ। अमालगमेशन के केस में कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, ये अपना अगला पॉइंट आ गया सब साथ में ना। तो अमालगमेशन के केस में कैपिटल गेन निकालना, तो पहली बात ध्यान रखो कि अमालगमेशन के केस में कंपनी अपनी एसेट दूसरी कंपनी को बेचती है ना, लेकिन ये एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। वैसे कंपनी अपने शेयर होल्डर को
न्यू कंपनी के शेयर देती है, मतलब ओल्ड कंपनी का शेयर हम सरेंडर करते हैं, बदले में अमालगमेटेड कंपनी का हमें शेयर मिलता है। अमालगमेटेड कंपनी का शेयर हम सरेंडर करते हैं और बदले में हमें अमालगमेटेड कंपनी का शेयर मिलता है। एक फोन आ रहा है, उठाना पड़ेगा। एक सेकंड। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ अमालगमेशन के समय अमालगमेटिंग कंपनी अमालगमेटेड कंपनी को जो एसेट देती है दैट इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, और अमालगमेटिंग कंपनी के शेयर के बदले में अमालगमेटेड कंपनी के जो शेयर मिलते हैं दैट इज आल्सो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। लिटरली अमालगमेशन के केस में जो भी इधर उधर होता है सब एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। लेकिन जब अमालगमेशन के बाद साल भर बाद, 2 साल भर बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी शेयर होल्डर इस न्यू कंपनी के शेयर बेचेगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो आंसर इज, जब न्यू कंपनी के शेयर बेचेगा तो कैपिटल गेन लगेगा। कैसे लगेगा? तो सेल कंसिडरेशन शैल बी एज यूजुअल, जितने में बेचा। सीओए ऑफ दिस कंपनी शेयर, क्योंकि ये कंपनी के शेयर आपने खरीदे नहीं थे, ये आपको अमालगमेशन की स्कीम के तहत मिले थे। तो सीओए ऑफ द न्यू कंपनी शेयर इज इक्वल टू सीओए ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर। ठीक है, और इंडेक्सेशन तो अब अप्लाई नहीं होता, तो इंडेक्सेशन की बात ही ना करें। Period of holding shall be counted when the new company shares are acquired. ठीक है, और इंडेक्सेशन की तो अब बात ही ना करें। अगला टॉपिक आ गया कन्वर्शन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर। मालूम कैपिटल गेन बिना सम से पढ़ाया हुआ जचता ही नहीं है यार। जब भी कैपिटल गेन पढ़ाते हैं सम के साथ पढ़ाते हैं। तो अभी मैं बिना सम से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि ये लोग को क्लियर हो रहा है ना। तो प्लीज जैसे जैसे टॉपिक होते जाए एक बार मुझे मोटिवेशनल रूप में यहाँ पे क्लियर है थोड़ा सा थंब वम दिखा देना। और यदि तुम्हें क्लियर नहीं है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में डाल देना कि नहीं सर ये क्लियर नहीं है, तो मैं वापस से देता हूँ उसको। ठीक है, हम लोग बात करें कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर। यदि आपके पास किसी कंपनी के डिवेंचर थे और डिवेंचर के बदले में अब आपको शेयर मिल रहे हैं, बिकॉज डिवेंचर्स जो थे वो कन्वर्टिबल डिवेंचर थे। तो लॉ पहले बोलता है कि कन्वर्टिबल डिवेंचर के बदले में जो शेयर मिलता है दैट इज एन एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। तो आपके पास पहले 1000 डिवेंचर थे, अब उसके बदले में आपको 4000 शेयर मिल रहे हैं, तो दिस ट्रांसफर इज एग्जेम्प्टेड। टैक्स लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब आप शेयर बेचेंगे। तो जब आप ये न्यू कंपनी के, जब भी आप कन्वर्टेड डिवेंचर के बदले में जो शेयर मिला वो शेयर जब बेचेंगे तो कैपिटल गेन लायबिलिटी अराइज होगा। लिटरली डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करना इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। अच्छा, अब जब शेयर बेचेंगे तो सेल कंसिडरेशन एज यूजुअल जितने में आपने बेचा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर शैल बी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डिवेंचर। तो सीओए के शेयर मानेंगे, सीओए ऑफ शेयर मानेंगे सीओए ऑफ डिवेंचर। और पीरियड ऑफ होल्डिंग तब से काउंट करेंगे जब से आपको शेयर मिला है। मतलब यदि आपको डिसाइड करना है कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है तो पीरियड ऑफ डिवेंचर काउंट नहीं करेंगे, खाली पीरियड ऑफ शेयर ही काउंट करेंगे। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है? okay. इंडेक्सेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इंडेक्सेशन का पॉइंट ही आप ऐसे कट्टम कुट्टा कर दो। कट्टम कुट्टा जानते हो? कट्टम कुट्टा, ये कट्टम कुट्टा कर दो। ओके, और अगले टॉपिक में आते हैं। शुड वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? मुझे लगता है बट डिवेंचर वाला बताओ। कन्वर्टेबल डिवेंचर इनटू शेयर। तो सपोज आपने कोई कंपनी के डिवेंचर खरीदे थे 1000 डिवेंचर एट द रेट 110, इसी फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो लिटरली आपके पास नंबर ऑफ डिवेंचर है 1000 और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 1,10,000 और उसकी फेस वैल्यू है आपके लिए 1,00,000 रुपए। अब कंपनी क्या कर रही है, इस कन्वर्टेबल डिवेंचर को तोड़ रही है। 60% के बदले में आपको शेयर दे रही है और 40% के बदले में आपको
डिवेंचर्स दे रही है, डिवेंचर्स दे रही है। तो ऐसा जब कोई समय आए तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? ऐसा जब कोई समय आए तो भैया ध्यान रखना, नंबर ऑफ डिवेंचर रहेंगे इंटैक्ट। नंबर ऑफ डिवेंचर पहले भी 1000 थे, अभी भी 1000 रहेंगे, बस अब उनकी फेस वैल्यू हो जाएगी 40, और इसका COA लेंगे इसके प्रोपोर्शन में, 8,10,000 का 40%, 44,000। तो यहाँ पे COA ऑफ शेयर हो गया 66,000, और नंबर ऑफ शेयर आपके हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर फेस वैल्यू। तो 60,000 के बदले में कितने शेयर मिलेंगे? सपोज एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो आपको 6,000 शेयर मिलेंगे। और इस तरीके से अभी आपके पास 6,000 शेयर है, उसका COA 66,000 है, और अभी आपके पास 1000 डिवेंचर है, उसका COA 44,000 है। अब जब भी आप इनमें से कुछ बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकाला जाएगा एज यूजुअल, बस ये चार्ट बनाना पड़ता है। आई होप क्लियर, बेटर। यदि आपने कोई शेयर शॉप में ली है, मतलब आप एम्प्लॉय थे, कंपनी ने आपको शेयर शॉप में दे दिए, ये आजकल मोटा मोटी हर एम्प्लॉयज के साथ है, क्योंकि हर एम्प्लॉय जो किसी लिस्टेड कंपनी में काम करता है तो सूनर और लेटर कंपनी उनको इशॉप ऑफर करती है। इशॉप बहुत अच्छा वे है कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। तो इशॉप का बहुत पॉपुलर है। ऐसे में इशॉप के केस में होगा क्या? इशॉप के केस में आपको पता है सैलरी चैप्टर बीच में आ जाता है, और सैलरी कहता है कि जब कंपनी आपको इशॉप में शेयर देती है तो जितना सस्ते में आपको शेयर दे रही है दैट शैल बी ट्रीटेड एज अ परचेज। तो सपोज 100 रुपए का शेयर था, मार्केट वैल्यू है 100 रुपए, फेस वैल्यू है 10 रुपीज, और शेयर को कंपनी ने इशॉप में शेयर दिया एट द रेट 62 टू एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को शेयर 62 में मिल गया जबकि उसकी मार्केट वैल्यू चल रही थी 100 रुपए। तो एम्प्लॉय का हाथ में परचेज मान लिया जाएगा 38 रुपीज। अब सपोज 2 साल बाद एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ के शेयर बेच दिए, और जब एम्प्लॉय ने शेयर बेचा तो सेल में बेचा इसको 140 में, 140 में बेचा, तो उसका COA लेंगे क्या 62 की 100? तो आंसर इज ऑलरेडी 38 पे टैक्स हो चुका है, तो जितना इनकम टैक्सेबल हो चुका है वो जुड़ जाएगा, और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा 100 और कैपिटल गेन माना जाएगा 40। आई होप ये बात सबको क्लियर। अभिनंदन, नंबर ऑफ डिवेंचर हमेशा सेम रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। आपने पूछा नंबर ऑफ डिवेंचर 1000 कहाँ से आया, तो आप देख लो, आपके पास पहले 100 डिवेंचर थे ऑफ 100 ईच, अब आपके पास पहले 1000 डिवेंचर थे ऑफ 100 ईच, अब आपके पास 1000 डिवेंचर ऑफ 40 ईच। नंबर ऑफ डिवेंचर इंटैक्ट रहेंगे, फेस वैल्यू टूटती है। चलो आगे बढ़े। डीमर्जर, यदि आपने कोई शेयर डीमर्जर में लिया है, यदि आपने कोई शेयर डिवेंच यदि आपने कोई कंपनी के शेयर डीमर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, और कंपनी ने एक्स लिमिटेड में आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1000 रुपए, एट द रेट 130 में आपने शेयर लिए थे, 1,30,000 के आपके शेयर है, इस कंपनी का डीमर्ज हो गया। जैसे भी ITC का डीमर्ज हुआ, ITC होटल अलग हो गई, अभी मतलब काफी साल हो गए, लेकिन हुआ ना कि ITC के शेयर के बदले में ITC होटल मिल गई। तो ऐसे जब कंपनी का डीमर्ज होता है तो एक कंपनी कंटिन्यूड रहती है, इसको बोलते हैं डीमर्ज कंपनी, और एक कंपनी नहीं बनती, इसको बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है, तो आपको रिजल्टिंग कंपनी के कुछ शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं। सपोज रिजल्टिंग कंपनी का आपको 500 शेयर दे दिए गए, तो इन 500 शेयर का कॉस्ट कैसे माने? तो लॉ बोलता है कि पुराना कॉस्ट कितना था, हमने बोला 1,30,000, तो बोला एक काम करो, जितना इस कंपनी ने अपनी टोटल एसेट से इसको जितनी नेट एसेट दी है, नेट एसेट गिवन टू रिजल्टिंग कंपनी, रिजल्टिंग कंपनी को जितना भी एसेट मिला है डिवाइडेड बाय रिजल्टिंग कंपनी डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। ये देखो, देख लो भाई, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल शेयर, सुन रहे हो, सुन रहा है ना तो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर प्लस नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। ठीक है, ये हो जाएगा COA ऑफ शेयर ऑफ रिजल्टिंग कंपनी। अब बात बाकी एज यूजुअल, कुछ भी नया नहीं है।
ये आपके रिजल्टिंग कंपनी का सीईओ हो गया। सपोज ये कैलकुलेशन से आपका यहाँ पे आया 50 रुपया, तो इन 500 शेयर का कॉस्ट हो जाएगा 50 ईच। ठीक है, इसको 50,000 कहते थे, 50,000 रुपया आया, तो इस 500 शेयर का सीईओ हो जाएगा 50,000, और 50,000 इसे 30 से माइनस कर दो, तो रिमेनिंग डिमर्ज कंपनी का सीईओ हो जाएगा 80,000। इस कंपनी के जो शेयर आपके पास कंटिन्यूड है ना, अरे आईटीसी के शेयर थे तो आईटीसी होटल्स मिला, तो आईटीसी के शेयर तो अभी भी है ही मेरे पास, वो कहाँ गए, वो तो है ही। तो मेरे पास आईटीसी होटल्स थे, आईटीसी के शेयर मेरे पास थे 1000, और मेरे को अब आईटीसी होटल्स के 500 शेयर और मिल गए, तो 500 शेयर का मैंने इस फॉर्मूले से कॉस्ट निकाला, वो आया 50,000। तो 1,30,000 में से 50,000 तो हो गया आईटीसी होटल के शेयर के कॉस्ट, और 80,000 कॉस्ट हो गया आपका इस कंपनी। ये आप लोग इतना टेंशन लेके यहाँ पे सीख रहे हो, वास्तव में हम लोग के पास जो डीमैट अकाउंट है, वो डीमैट अकाउंट एक कॉस्ट अपने आप ही निकाल के हमें बता देता है। तो यहाँ पे आप बड़ी मेहनत से सीख रहे हो, लेकिन वहां पे डीमैट अकाउंट हमें अपने आप निकाल के बता देता है। एनी हाउ सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि डीमैट अकाउंट जो हमें बता रहा है वो भी तो कोई ना कोई बंदा बैठ के निकाला ही है ना, इसलिए आप लोग को सिखाया जाता है। आज की क्लास हम लोग को यहीं पे एक बार पॉज लेनी पड़ेगी। आई होप वी हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डन। एक टॉपिक और ले सकते हैं अपने, एक टॉपिक और लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट। यदि आपके किसी कंपनी में के शेयर में, डिवेंचर में आपने फॉरेन करेंसी से इन्वेस्टमेंट किया है, फॉरेन करेंसी से आपने किसी कंपनी के शेयर और डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज एसेट। इस फॉरेन एक्सचेंज एसेट को जब आप बेचेंगे तो कैपिटल गेन निकाला जाएगा फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन निकालने के लिए, फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन निकालने के लिए सारे डेटा तो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका मन में क्वेश्चन है कौन सी फॉरेन करेंसी, यूएस डॉलर की ब्रिटेन पाउंड, कौन सा? तो जिस फॉरेन करेंसी को आपने यूज किया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, जब ओरिजिनली शेयर लिए थे तो कौन सी करेंसी से शेयर लिए थे? तो सपोज आपने उस समय यूएस डॉलर से लिया था, तो अभी सारा कैपिटल गेन यूएस डॉलर में निकलेगा। तो उसके लिए सारे डेटा तो पहले फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सी एक्सचेंज रेट ले, तो सेल कंसिडरेशन को कन्वर्ट करेंगे एट एवरेज एक्सचेंज रेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब आपके मन में आया व्हाट इज एवरेज, तो एवरेज मतलब बाइंग रेट प्लस सेलिंग रेट का एवरेज एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर को भी कन्वर्ट करेंगे एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करेंगे एज एवरेज रेट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट, एवरेज रेट एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट। इस तरीके से आपका सारा डेटा फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट हो गया। फिर फॉरेन करेंसी में जो कैपिटल गेन आया उसको रिकन्वर्ट करिए इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी में उसको रिकन्वर्ट करिए। तो अब ये जो कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में आया, इसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करें, इसलिए अप्लाई करिए बाइंड रेट, टू बी नोटेड, बाइंड रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, बाइंड रेट एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। अब ये जो आएगा दैट शैल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। ठीक है, अच्छा चलो आज का सेशन यहीं पे करते हैं, बहुत सारी वैरायटीज आज हमने की है। थैंक यू।